हाय, गुड मॉर्निंग अंजलि। एक दो मिनट वेट करते हैं बाकी लोगों को ज्वाइन करने के लिए। ऑलराइट, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड आज मॉर्निंग। मॉर्निंग विशाल। आज कम ही बच्चे हैं या थोड़ा वेट करें बाकी लोगों के ज्वाइन करने का? अभी जस्ट 8 ही बजा है, आज उठ के 2 मिनट हुए हैं। यस सर। थोड़ा 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग। आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इन टुडे। दैट्स रियली नाइस टू सी। तो हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।
विद हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था उसका एक रिविजन करते हुए। ठीक है, तो ये मैं लास्ट क्लास के लेक्चर नोट्स निकाल रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। नाउ लास्ट क्लास में हम लोग डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस समझ रहे थे। एंड उसमें हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में अरेनियस थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसके डिटेल्स के बारे में समझा था। एंड देन उसका न्यूमेरिकल रिजल्ट जो था, ठीक है, उसको डिराइव नहीं करा था, बट उस न्यूमेरिकल रिजल्ट को याद रखने के लिए, उस फॉर्मूला को समझने के लिए हम लोगों ने एक मेथड यूज किया, जिसमें हमें समझ में आया दैट रेट ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ कोलिजन्स पे डिपेंड करता है, बट हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो पाता, तो इफेक्टिव कोलिजन के दो क्राइटेरिया को साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसमें एक होता है एनर्जी और एक होता है ओरिएंटेशन। एंड उनको कंबाइन करके हमें K का डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर पता पड़ा, दैट K इज इक्वल टू Z इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, ये जो E की पावर माइनस ई ए बाय आर टी है, ये एनर्जी वाला फैक्टर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, द नंबर ऑफ और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि जब कोलिजन हो तो ये आपस में पास आ पाए और ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो पाए। And T was the factor which is representing probability of correct orientation of collision, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, तो उनका करेक्ट ओरिएंटेशन में कोलिजन होना जरूरी है। तो इन दोनों फैक्टर्स से हमें K का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस पता पड़ता है। एंड एज यू कैन सी K का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस ये यहाँ पर T फीचर हो रहा है E की पावर माइनस ई ए बाय आर टी में। इसके नीचे मैंने आपको एक नोट भी लिखाया था कि Z में भी टेम्परेचर का टर्म होता है, जो Z होता है ना नंबर ऑफ कोलिजन्स, उसमें भी टेम्परेचर का टर्म होता है, ये मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया था कि Z के अंदर ये जो अरेनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है उसके अंदर भी T का टेम्परेचर होता है, पर उसको टेम्परेचर का टर्म होता है, पर उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारी कैलकुलेशंस में हम लोग ये मान के चलते हैं कि मॉडरेट रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज है, तो उसमें A कांस्टेंट ही है, A पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जो फर्क आएगा वो इस एक्सपोनेंशियल टर्म से ही आ रहा होगा। एंड उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर एक ln k वर्सेस 1/t का लीनियर रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बोला था कि यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, लॉन और लॉग का भी ध्यान रखना होता है और यूनिट्स का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, इसी में जनरल केयरलेस मिस्टेक्स हो जाती है स्टूडेंट्स की। एंड फिर हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर फिर मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लास्ट क्लास में प्रैक्टिस कराए थे। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब इसी के डिटेल में मैं एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए एक बार क्विकली क्वेश्चन का आंसर दो और फिर मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करूंगा आप लोगों के साथ में। सिंपल ही क्वेश्चन है, हम लोग बहुत बार देख चुके हैं ऐसा क्वेश्चन।
क्या आंसर आया? ये लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं याद है? ये वाली क्लास में ये वाला टॉपिक याद है कि नहीं याद है? That delta H of reaction was EA forward minus EA backward, right? तो अभी अश्विनी ने आंसर दिया है मुझे डी ऑप्शन, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसमें राइट तो इसमें आप देखोगे तो ये क्वेश्चन के लैंग्वेज से कैसा समझ में आ रहा है, दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, है ना? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों? क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट साइड में +22 लिखा हुआ है ना? तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? -22 किलो कैलोरी, है ना? एंड हम लोगों ने पढ़ा है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, डेल्टा एच इज इक्वल टू EA फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो ये -22 है एंड आपको फॉरवर्ड का 50 दिया हुआ है, तो बैकवर्ड का कितना होगा? तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 72 किलो कैलोरी, राइट? तो ये अश्विनी का आंसर एकदम सही था। इसको हम लोग ग्राफ पर भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना। यहाँ पर ये एनर्जी का क्राइटेरिया रहेगा, एनर्जी रहेगा वाई एक्सिस पे, और रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर। एंड एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा रहेगा, प्रोडक्ट का एनर्जी कम रहेगा, एंड दे विल गो थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है? एंड इसमें हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, दैट ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड था, राइट? एंड सिमिलरली this would be the activation energy of the backward step, ठीक है? इसको सिंप्लीफाइड व्यू कह रहे हैं हम लोग, ये सिंप्लीफाइड व्यू, ठीक है? अब एक चीज नोटिस करना, मैं अगर इसी तरीके से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना। डिपेंडेंस ऑफ अच्छा, क्योंकि यहाँ पर मैं इक्विलिब्रियम वाले केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इसमें एक और चीज आप लोगों के साथ में ऐड करना चाहूंगा, ठीक है? यहाँ पर ऑब्जर्व करना, इसको मैं इस तरीके से हाईलाइट करता हूँ, डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है? डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन
कैपिटल के, और आई थिंक आई शुड इनफैक्ट पुट इट एज डिपेंडेंस ऑफ कैपिटल के एंड स्मॉल के ऑन टेम्परेचर। कैपिटल के किसके लिए स्टैंड करता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, एंड स्मॉल के रिप्रेजेंट करता है रेट कांस्टेंट के लिए। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स इनके बीच में कंफ्यूज होते रहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही क्रिस्प और क्लियर तरीके से इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो, मान लो रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, एक सिंपल एग्जांपल से यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, मान लो ये ऐसा सिंपल है, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर टाइप सी रिएक्शन है ये। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? के फॉरवर्ड। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है के एफ। ठीक है, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन का है के बी, राइट। सो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, एंड के एफ स्टैंड्स फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? के बैकवर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये यहां पर फॉर एलिमेंट्री स्टेप है, मतलब तो यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? के बैकवर्ड इनटू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। सो ये हो गया आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और ये हो गया रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, राइट? ऐसा होता है ना इक्विलिब्रियम पे। तो अभी क्या हो जाएगा? के फॉरवर्ड इंटू आर इज इक्वल टू के बैकवर्ड इंटू पी, राइट। सो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड क्या हो जाएगा? पी बाय आर, है ना। के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड क्या हो जाएगा? पी बाय आर। एंड ये पी बाय आर क्या होता था? एट इक्विलिब्रियम दिस इज इक्वल टू के, कैपिटल के, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट, है ना। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हो गया, दैट के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। ठीक है, स्मॉल के जो है वो रेट कांस्टेंट है, और कैपिटल के है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में किसके लिए? एक सिंपल स्टेप के लिए, एक सिंपल एलिमेंट्री स्टेप बोलते हैं हम इसको। ठीक है, एलिमेंट्री वर्ड में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा आपको इसका मीनिंग क्या होता है, पर थोड़ा सा आगे जाके। अभी के लिए आप इसको मान लो कि बस एक स्टेप, सिंगल स्टेप में हो रहा है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है एक स्टेप में, और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आ रहा है एक स्टेप में। ठीक है, ऐसे मल्टी स्टेप मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप समझ में आया। अब इसमें देखना डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर कैसा रहता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कैसा रहेगा, यहां पर ऑब्जर्व करना।
for K equilibrium depending upon साइन ऑफ डेल्टा एच, हम लोग बताएंगे डिपेंडिंग अपॉन साइन ऑफ डेल्टा एच, हम लोग बताएंगे इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंडोथर्मिक है, तो क्या होता है, as temperature increases delta H increases, and अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इफ डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0 देन टेम्परेचर बढ़ाने पर K बढ़ता है, और अगर एक्सोथर्मिक है देन टेम्परेचर बढ़ाने पर K कम होता है। ऐसा क्यों, ये हम लोगों ने पढ़ा था दैट ln K, ठीक है, ln K was equal to delta H by R minus delta H by R into 1 by T into delta S naught by R। ये वाला रिलेशनशिप आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, ये पढ़ा था, या फिर इसको इस तरीके से बोल लो ln K2 by K1 is equal to delta H naught by R into 1 upon T1 minus 1 upon T2, अगर मैं वेरिएशन विद टेम्परेचर देख रहा हूं तो, ठीक है। इसमें कैसा था, K2 is equilibrium constant at T1 temperature, T2 temperature, and K1 is equilibrium constant at T1 temperature, ठीक है। ये याद आया आपको, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने सीखा था, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करना, अब मैं रेट कांस्टेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। फॉर K फॉरवर्ड एंड K बैकवर्ड, ठीक है, रेट कांस्टेंट दोनों फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों के साथ में यही होगा दैट जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोनों ही बढ़ते हैं, ठीक है। रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वाई, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, ये हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। तो इसमें आपको कभी भी डाउट नहीं करना है, हमेशा टेम्परेचर जब बढ़ेगा, ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले करा था, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाय R इंटू 1 बाई T, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ln K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। तो ये हमेशा ही, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा, रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ेगा। सर एक्सेप्शन है ना उसमें? हाँ बोलिए। एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन है ही नहीं, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे
बढ़ेगा ही सही। और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के बारे में। सो ओके, तो हम क्या से बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, बैक्टीरिया का जो आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो बैक्टीरिया में कैसा रहता है, बैक्टीरिया फॉर्म भी होता रहता है, ठीक है, एंड बैक्टीरिया डीके भी होता रहता है, दोनों चीजें होती है, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया था, हम इसका रेट कैसे लिखते हैं, डीबी बाई डी टी, ठीक है, के फॉर्मेशन एंड देन बैक्टीरिया की पावर, जो भी इसका ऑर्डर होगा, और इसका पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि फॉर्मेशन हो गया, एंड के डीके, इसको के डीके बोल देते हैं बैक्टीरिया, एंड उसका भी कुछ ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्योंकि ये डीके हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, ठीक है। अब कैसा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, ठीक है, बट मान लो हो सकता है कि ये ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, ये कम बढ़े, ये ज्यादा बढ़ जाए, तो ओवरऑल इफेक्ट कैसा हो गया, डीके ज्यादा होने लग गया ना। यस। तो वैसा ही यहाँ पर भी होता है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, वैसे ही यहाँ पर भी आप समझ सकते हो, जो अगर एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है उसके बारे में हम समझ सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर बताया ना के इक्विलिब्रियम, जैसे हमने अगर बताया के इक्विलिब्रियम इज के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर दोनों ही बढ़ रहा है, के फॉरवर्ड भी बढ़ रहा है, के बैकवर्ड भी बढ़ रहा है, ठीक है, बट मान लो के फॉरवर्ड ज्यादा बढ़ रहा होगा, के बैकवर्ड कम बढ़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओवरऑल बढ़ जाएगा, ठीक है। बट अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि के बैकवर्ड ज्यादा बढ़ रहा है और के फॉरवर्ड कम बढ़ रहा है, तो इनका डिवीजन करने पे क्या पता पड़ेगा, के इक्विलिब्रियम कम हो रहा कम हो रहा है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ेंगे, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ डेल्टा एच, ठीक है। है। और अब इसको हम लोग कैसा बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है कि डेल्टा एच हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, तो अगर ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, यानी कि ई ए फॉरवर्ड अगर ज्यादा हुआ, ई ए बैकवर्ड कम हुआ, तो कैसा हो जाएगा, के एफ ज्यादा बढ़ेगा, के बी कम बढ़ेगा, तो ओवरऑल कैपिटल के यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। समझ में आया, मैं यहाँ यस पर सर। ये कहना चाह रहा हूँ कि डेल्टा एच इज ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो है ना, तो ई ए फॉरवर्ड ई ए बैकवर्ड से बड़ा है ना, ई ए फॉरवर्ड ई ए बैकवर्ड से बड़ा है, तो अब कैसा होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, के एफ भी बढ़ेगा, के बी भी बढ़ेगा, बट के एफ में ज्यादा बड़ा चेंज आएगा, क्यों, क्योंकि उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। ये चीज समझ में आ रही है, यस सर। तो एनीवेज आप लोग इतना भी ध्यान रख लोगे तो भी हमारे लिए काफी है, दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये डिपेंड करेगा साइन ऑफ डेल्टा एच के ऊपर, एंड यहाँ पर ये ऑलवेज इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। अच्छा अब ये डिस्टिंक्शन अगर आपको एकदम क्लियर है तो हमें इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें एक बार मैं कोई रिकैप कर देता हूँ, हमने ऐसे रिवर्सिबल
एलिमेंट्री स्टेप के बारे में पढ़ा है, डिपेंडेंस ऑफ के ऑन टेम्परेचर। तो उसमें हमें ये समझ में आया एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, ठीक है। एंड रेट कांस्टेंट हमेशा टेम्परेचर के साथ में बढ़ते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है डेल्टा एच के साइन के ऊपर, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। एंड उसमें ऐसा रहेगा कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ेगा, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से के, कैपिटल के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट रहता है जिसके बारे में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं ये फॉरवर्ड और इसमें सॉरी कैपिटल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट के बीच में, ठीक है। अच्छा, तो इससे अब मेरा टेम्परेचर वाला पार्ट भी क्लोज होता है, ठीक है। सो टेम्परेचर वाले पार्ट में हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया दैट किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पर आ जाते हैं, ठीक है, जो हमारा थर्ड पार्ट था, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। थर्ड फैक्टर जो था, ठीक है, हम लोगों ने जैसे आप देखोगे आई थिंक लेक्चर 4th में टेम्परेचर का पार्ट स्टार्ट किया था ना, नहीं लेक्चर 4 में नहीं करा था, लेक्चर 5 में करा था शायद, राइट। लेक्चर 5 में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन देखा था, अरेनियस थ्योरी उससे स्टार्ट किया था, ठीक है। तो 2 लेक्चर लग गए ऑलमोस्ट उसमें। आज लेक्चर 7 में हम लोग अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे देखो कैसा होगा, हाउ डज अ कैटलिस्ट प्ले अ रोल। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमको समझने चाहिए, ठीक है। मैं थ्योरी पॉइंट्स है बट ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अ कैटलिस्ट alters rate of reaction, ठीक है। it can increase and also decrease the speed of reaction, ठीक है। वैसे तो हम लोग कैटलिस्ट वर्ड जो यूज करते हैं वो हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा होगा, ठीक है। बट समटाइम्स देर आर सब्सटेंसेज विच कैन स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो उनको हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। जो इंक्रीज करते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो डिक्रीज करते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। जैसे नेगेटिव का मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, क्योंकि पहली बार आप शायद सुन रहे होगे कि अच्छा नेगेटिव कैटलिस्ट जैसा भी कुछ होता है अगर, तो जैसे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेल्फ डिकम्पोज करता है, हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी ये रिएक्शन पढ़ा था, H2O2 सेल्फ डिकम्पोज कर जाता है इनटू H2O एंड O2, ठीक है। तो इसमें अगर हम ग्लिसरीन डाल दें
So this can be slowed down by adding glycerine. ठीक है, तो ग्लिसरीन कुछ रिएक्शन वगैरह नहीं करेगा, बट इसको स्लो कर देगा प्रोसेस को। ठीक है, कैसे करेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है। ठीक है, बस लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करता है। ठीक है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। हमारे लिए मेन फोकस तो पॉजिटिव कैटलिस्ट ही रहेंगे। अगर कहीं पे भी कुछ भी लिखा नहीं है तो हम तो हमेशा यही मान के चलेंगे कि पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में बात हो रही है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ध्यान से समझना। अ कैटलिस्ट ये वर्क कैसे करता है? इट ऑल्टर्स rate of reaction by changing the mechanism. It alters rate of reaction by changing the mechanism of reaction, and as a result changing the activation energy. Which in turn changes the activation energy. तो ये मैं सिंप्लीफाइड, एकदम सिंपल, वैसे तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है कैटलिस्ट का वर्किंग, बट मैं आपको यहाँ पर सिंप्लीफाइड व्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना सिंप्लीफाइड व्यू कैसा है। मान लो कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन ही था। ठीक है, ये इस तरीके से हो रहा था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे थे। ठीक है, एंड वाया ट्रांजिशन स्टेट जा रहे थे। ठीक है, अब ये था अनकैटलाइज्ड रिएक्शन पाथवे बोल देते हैं इसको। ठीक है, जो तरीका है आर से पी जाने का। अब कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट इसको चेंज कर देगा। ठीक है, कैसे? बीच में इन्वॉल्व होकर व्हाट इट डज इज इट चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट हुआ तो रिएक्टेंट वहीं का वही है, प्रोडक्ट वहीं का वही है, बट अब जो एक्टिवेशन एनर्जी का गैप था वो कम हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कैटलाइज्ड रिएक्शन पाथवे। तो अगर आप नोटिस करोगे अब यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, ठीक है, तो इसमें देखो डेल्टा एच तो चेंज हुआ नहीं, क्योंकि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो तो वही रहेंगे। ठीक है, जो चेंज हुआ वो क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर नोटिस करना, ये पहले ये फॉरवर्ड इतना बड़ा था, अब इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये कैसा आ जाएगा? इसको मैं ये फॉरवर्ड डैश बोल देता हूं, है ना। तो क्या हो रहा है आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दिया।
अच्छा, अगर आप नोटिस करोगे तो फॉरवर्ड का इनफैक्ट बैकवर्ड का भी कम कर दिया। ठीक है, आप नोटिस करना, ये आपका ये बैकवर्ड रहेगा, है ना। अब नोटिस करो बैकवर्ड का भी एक्टिवेशन एनर्जी, इसको मैं ये बी डैश कर देता हूं, ये भी कम कर दिया। तो इसके लिए अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मैं ऐड कर देता हूं। कैटलिस्ट, ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, इंक्रीजेस बोथ rate of forward as well as rate of backward reaction। ठीक है, दोनों को इंक्रीज करता है ये। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके। ठीक है, अच्छा, इसके साथ में यहाँ पर नोटिस करना डेल्टा एच पे फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये ध्यान से ऑब्जर्व करना, अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज thermodynamic parameters like delta H, delta G, delta S, delta U, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अल्फा एटसेट्रा ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के साथ में छेड़खानी नहीं करता है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन था जो जिसका डेल्टा एच 100 किलो जूल पर मोल था, तो कैटलिस्ट लगाने के बाद भी उसका डेल्टा एच 100 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप ऐसे सोचो कि मान लो कोई एक रिएक्शन था जो 20% होने के बाद में, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मान लो अल्फा जो था वो 20% था, होने के बाद में इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा था। ठीक है, तो कैटलिस्ट डालने के बाद में भी वो 20% पे ही जाके इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, ऐसा नहीं है कि और प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करता है। ठीक है, अल्फा माने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। बस कैटलिस्ट क्या कर देगा कि मान लो 20% होने में पहले पूरा एक दिन लग रहा होगा, तो अब मान लो कुछ सेकंड्स में ही कर देगा वो, या कुछ मिनट्स में कर देगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट हमारा रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक्स के साथ में छेड़खानी नहीं करता। ठीक है, तो ये कितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग था, दैट अ कैटलिस्ट चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ठीक है, अब इसको चाहिए तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पर वो आपको ऐसे लिखने की या देखने की, मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये जस्ट मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये रिएक्शन था C2H4 प्लस H2 गिविंग C2H6। ठीक है, ये रिएक्शन है, अब ये कैटलाइज नहीं है, तो ये रिएक्शन कैसे हो रहा होगा, मान लो ये इथीन गैस है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस है, और फिर इनको करेक्ट ओरिएंटेशन में आकर कोलिजन करना पड़ेगा, ताकि ये हमारा एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और फिर उससे फिर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा विच इज द इथेन गैस। ठीक है, अब अगर यही रिएक्शन, ठीक है, हम लोग प्लैटिनम के सरफेस पे करते हैं, तो क्या होता है, अब इसका मैकेनिज्म ही चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये ऐसे डायरेक्ट कोलिजन होकर रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब क्या होता है,
कि जो प्लैटिनम मेटल रहेगा, ठीक है, उसकी सरफेस पर, ठीक है, ऐसे इथेन गैस आके बैठ जाता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अडजॉर्प्शन, ठीक है, एक टर्म होता है जो आप सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में सीखोगे, ठीक है, अभी आपने नहीं सीखा होगा, ठीक है, अडजॉर्प्शन। तो क्या होता है यहाँ पर, इतना बस समझ लो कि ये इथेन मॉलिक्यूल ऐसे प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर आके बैठा, एंड इसके बाजू में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी आके बैठ जाता है, ठीक है। तो अब इनको कोलाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या होता है कि जो प्लैटिनम है वो सरफेस प्रोवाइड करता है जिस पर मॉलिक्यूल्स बैठ सकते हैं, और जब वो बैठते हैं तो उनके खुद के बॉन्ड्स वीक होने लगते हैं, ये वाले बॉन्ड्स जो हैं ये वीक होने लगते हैं, एंड फिर वो नए बॉन्ड्स बहुत इजीली बना लेता है। तो इससे क्या होता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन काफी फास्ट हो जाता है, ठीक है। अभी आपको ऐसा नहीं है कि कोलाइड कराना है और करेक्ट ओरिएंटेशन में कोलाइड कराना है, वो सब का टेंशन लेना ही नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल आके ऑटोमेटिकली प्लैटिनम के सरफेस पे बैठने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लैटिनम का सरफेस ही ऐसा है कि वो इन मॉलिक्यूल्स को आसानी से बिठा लेता है उनके ऊपर, ठीक है। और ये बहुत स्पेसिफिक चीज होती है, ऐसा नहीं कि कल को आपने यहाँ पे आयरन रख दिया तो आयरन पर भी ये चीज हो जाएगी, नहीं, ये प्लैटिनम पर होती है या निकल पर होती है, ठीक है। कुछ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं जिनकी सरफेस ऐसी होती है कि उन पर कुछ मॉलिक्यूल्स आकर बैठ सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर प्लैटिनम ऐसा एलिमेंट हो गया, या फिर निकल, निकल भी बोलते हैं, निकल भी कई बार यूज होता है इसमें, निकल भी, निकल की सरफेस पे आके बैठ गए और फिर आपस में वो लोग इजीली कंबाइन कर लेते हैं। तो उनको ना तो एनर्जी का टेंशन लेना पड़ता है, ना ओरिएंटेशन का टेंशन लेना पड़ता है, एंड काफी फास्ट फास्ट ये रिएक्शन होने लग जाता है, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट आपको एक मॉलिक्यूलर लेवल पर आइडिया दिया कि ये कैटलिस्ट मैकेनिज्म कैसे चेंज करता है, ठीक है। ये इतना समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, बाकी इस पर न्यूमेरिकल यस क्वेश्चन, सर। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसा रहेगा वो बहुत सिंपल होता है, वो मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके बताता हूँ। तो यहाँ पर इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से उठाते हैं, रुको कोई एक क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन बताओगे? एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, अभी मैंने बताया आपको, इंटरनल एनर्जी को नहीं चेंज करेगा, एंथैल्पी को चेंज नहीं करेगा, एंट्रोपी को भी चेंज नहीं करेगा, ये सब थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं। किसको चेंज एक्टिवेशन करेगा? एनर्जी। सिर्फ एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी। को, है ना। अच्छा, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताता हूँ मैं। ये वाला ट्राई करो, 127 वाला, इसको मैं उठा के ले आता हूँ उधर। अरे एक मिनट, अरे मैंने काफी खींच दिया। हम्म ठीक है, और कैलकुलेटर यूज नहीं करना है।
हाँ अश्विनी, आपका आंसर सही लग रहा है। तो इसमें ठीक है, किस तरीके से अब हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। मैं होप कर रहा था कि आप लोग खुद से एक बार थ्योरी ट्राई करोगे। अब मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, लॉन के, ठीक है, जो हमने यहाँ पर के देखा, एक कैटेलाइज था और एक अनकैटेलाइज था। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आपने देखा था दैट A is equal to A e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, अब एज ई ए डिक्रीजेस के इंक्रीजेस। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, के कैटलाइज्ड, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, एंड के अनकैटलाइज्ड इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए डैश, या उल्टा बोल दिया मैंने एक्चुअली, पहले कैटलाइज्ड की जगह पहले अनकैटलाइज्ड लिखता हूँ। कैटलाइज्ड होने पर ई ए डैश हो रहा है ना, यहाँ पर ई ए था, यहाँ पर ई ए डैश था। ठीक है, एंड डेफिनेटली ई ए डैश इज लेस देन ई ए। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है कैटलिस्ट लगाने पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा कि कैटलाइज्ड, ठीक है, के कैटलाइज्ड अपॉन के अनकैटलाइज्ड विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, वेयर डेल्टा ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ई ए माइनस ई ए डैश। ठीक है, कितने से ये डिक्रीज हुआ, ये समझ में आया। तो ये आपका कैटलिस्ट की वजह से चेंज आया। इसको आप लॉन के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप लॉन के टर्म्स में भी लिख सकते हो। किस तरीके से, लॉन के कैटलाइज्ड अपॉन के अनकैटलाइज्ड इज इक्वल टू डेल्टा ई ए बाय आर टी। ठीक है, डेल्टा ई ए बाय आर टी, या फिर आप ऐसे 1 बाय आर टी को कॉमन ले सकते हो, ई ए माइनस ई ए डैश। ठीक है, तो वही फॉर्मूला अब यहाँ पे हमने यूज किया। ठीक है, हाँ विशाल, आपका आंसर भी सही है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे सोल्यूशन में हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करा कि एक्टिवेशन एनर्जी, सो लॉन के अपॉन और के डैश अपॉन के लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू, अब ये डेल्टा ई ए लिखा हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी इज लोवर्ड बाय 2 कैलोरी, 2 किलो कैलोरी, मतलब डेल्टा ई ए इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 3 कैलोरीज। तो ये डेल्टा ई ए बाय आर टी हो गया। ठीक है, डेल्टा ई ए कितना है अभी, 2 इंटू 10 की पावर 3, और आर की वैल्यू 2 यूज करनी चाहिए और टेम्परेचर केल्विन में यूज करना चाहिए। ठीक है, इसमें किलो कैलोरी को कैलोरी में भी कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ताकि यूनिट्स कैंसिल आउट हो सके।
तो ये कितना बन जाएगा, ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 10/3। ठीक है, तो k डैश अपॉन k आ गया e की पावर 10/3। ठीक है, तो ये 2.7 की पावर 3.3। ठीक है, मतलब आपको एक रफ आइडिया लेना है अगर, ठीक है, तो ये आपका कितना बन जाएगा, अब इसके ऊपर अगर मुझे अब रफ कैलकुलेशन करना है तो मैं कैसे करूँगा, सोचो। सो 10 e की पावर 10/3, सो या तो मैं ऑप्शन के थ्रू जा सकता हूँ या फिर मैं उल्टा कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। जैसे लॉग फिगर। हाँ, मतलब लॉग के टर्म्स में भी कर सकते हैं एक्चुअली। मैं लॉग में जब करूँगा तो आई थिंक बेटर लगेगा। सो लॉग k डैश अपॉन k विल बी डेल्टा EA अपॉन 2.303 RT, है ना। तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/2.303 इंटू 10/3, है ना। अब ये लगभग कितना हो जाएगा, हम्म 1/2.303। तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करूं, ये तो ऐसा आ गया, मतलब टेन डिवाइड बाय 6.9, या फिर आप इसको 10/7 भी कर सकते हो। हम्म 1.4 समथिंग, एंड 1.4 में नहीं, काफी अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा आपको इसका सिंप्लीफाइड तरीका नहीं मिल रहा है यार, कैलकुलेशन कैसे करा जाए इसको सिंपल। अभी जैसे, या तो मैं ऐसे सोचूं कि मुझे ln 2 की वैल्यू पता है 0.693 एंड ln 3 की वैल्यू पता है 1.1, है ना। अब ये 3.33 है, ठीक है। हाँ रे, थोड़ा यहाँ से रिलेट हो गया। मैं इसको 3 टाइम्स 1.1 बोल सकता हूँ, यानी कि 3 टाइम्स ln 3 बोल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ln 3 की पावर 3 यानी कि ln 27, ठीक है, रफली। तो इसका मतलब मेरा क्या आ जाएगा, k डैश अपॉन k इज क्लोज टू 27। तो हाँ, उससे मेरा बी ऑप्शन आंसर आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें ln 3 की वैल्यू मुझे काम आ गई, ln 3 की वैल्यू याद रखने से। समझ में आया? Yes. Yes, sir. ऑल राइट, ठीक है।
तो ये आपका एग्जाम्पल था किस तरीके से हम लोग कैटलिस्ट यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर पाते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर एक आध कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी देख लेते हैं। ये तो नहीं लग रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, इस चीज के ऊपर तो और कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख नहीं रहा है मुझे। चलो मैं ही बना देता हूँ एक क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करो। ठीक है, इसमें टेम्परेचर का एंड कैटलिस्ट का दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, a catalyst lowers the activation energy of a reaction from 20 kilojoule per mole to 10 kilojoule per mole, full stop. The temperature at which uncatalyzed reaction will have the same rate as that of catalyzed reaction at 27 degree centigrade is। ठीक है, एंड चार ऑप्शन मिल गए आपको, -123 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 54 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 327 डिग्री सेंटीग्रेड। सिक्स 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बताओ।
आया किसी का आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर अश्विनी। तो इसमें सिंपल ही है, देखो ना, k कैसा रहेगा, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा हो रहा है दैट दोनों केस में रेट सेम है। ठीक है, सेम रेट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो भी k है दोनों केस में बराबर होंगे, है ना। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों केस में ए अपॉन टी बराबर होने चाहिए, राइट। तो पहले केस में एक्टिवेशन एनर्जी कितना था, अनकैटलाइज्ड में 20 किलो जूल था, एंड टेम्परेचर हमको निकालना था, और कैटलाइज के केस में 10 किलो जूल हो गया, एंड टेम्परेचर 300 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही यूज करना है, इसमें यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट। तो इससे टेम्परेचर कितना आ गया, आप सॉल्व करोगे तो 600 केल्विन आ जाएगा, which will give you 327 डिग्री सेंटीग्रेड as the correct answer। ठीक है, तो इसमें यूनिट्स का गड़बड़ को बस आपको अवॉइड करना था। ठीक है, ऑल राइट। अब कैटलिस्ट वाला पार्ट भी आप लोगों को समझ में आया है, तो हम लोग अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसमें हम लोग अब रिएक्शन का एनालिसिस थोड़ा और डिटेल में और डेप्थ में करेंगे। ठीक है, सो अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं एक बार के लिए आपको पीछे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, जब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट ऑफ द चैप्टर था, जिसमें मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग इस चैप्टर को किस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो एक ब्रॉड आइडिया मैंने आपको दिया था कि स्टार्टिंग के लेक्चर में हम लोग रेट के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन लेक्चर नंबर 2 से लेक्चर नंबर 7 तक हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, एंड कैटलिस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स डिटेल में हमने डिस्कस करे हैं, इन पर क्वेश्चन भी हमने काफ़ी सारे करे हैं। अब मैं आपको एक और टॉपिक बताना चाहूँगा, ठीक है, जो कि अगर आप मुझसे पूछो तो टेक्निकली वो टॉपिक यहाँ बीच में पढ़ाना चाहिए था। ठीक है, इंट्रोडक्शन और फैक्टर्स के बीच में। ठीक है, बट पॉइंट ऐसा है कि ये जो फैक्टर्स वाला पार्ट है, ये न्यूमेरिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो इसके लिए मैंने ये फैक्टर्स वाले पार्ट को पहले डिस्कस करा। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म
एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाला पार्ट है, RDS वाला पार्ट है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाला पार्ट। ये मैं अब आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में इसको डिस्कस नहीं करते क्योंकि थोड़ा थियोरेटिकल ज्यादा हो जाता है, पर अब आप लोग ज्यादा सूटेबल हो इस पोजीशन में इसको समझने के, ठीक है। सो यहां पर ऑब्जर्व करेंगे अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। सो यहां पर ऑब्जर्व करना, that rate of reaction or in fact based on mechanism reaction can be classified into two types, simple and complex. हाँ, कुछ बोल रहे हो? Yes, a single step and complex. Right. So elementary and complex. अच्छा, what is elementary? इसके बारे में पॉइंट लिख लो, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है। एक स्टेप में हो रहा है, मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया A2 और B2, इनसे 2AB बन रहा है, ठीक है। तो ये एक ही स्टेप में हुआ, मतलब A का मॉलिक्यूल आया, B का मॉलिक्यूल आया और कोलिजन हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, मल्टी स्टेप मैकेनिज्म होता है, मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं, मल्टी स्टेप मैकेनिज्म in which each step is elementary, ठीक है। जैसे मान लो यही रिएक्शन है, ठीक है, ये कैसे हो रहा होगा, मान लो स्टेप 1 A2 पहले 2A में ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। फिर जो A बना वो B2 पे अटैक करके AB और B बनाएगा, एंड स्टेप 3 में जो एक A बचा हुआ था और एक जो B बना वो मिलकर भी AB बनाएगा, ठीक है। तो अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो आपको कैसा दिखेगा, A2 प्लस B2 इज गिविंग 2AB। तो ये मेरा ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है, ये मेरा ओवरऑल रिएक्शन हो गया एंड ये उसका मैकेनिज्म हो गया। कि ये ऐसे सिंपल स्टेप से बन के रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। एंड ये मैंने क्या ऐसे गैस करा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही मैकेनिज्म हो, ये तो मैंने ऐसे सैंपल मैकेनिज्म आप बोल सकते हो, ठीक है। एक्चुअली तो कैसे पता पड़ता है मैकेनिज्म, वो हमको उस रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करने पर ही
पता पड़ता है। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम लोग जब डिटेल में स्टडी करते हैं तो ही हमें वो चीज पता पड़ती है, अदरवाइज हम लोग सिंपल मैकेनिज्म से ही जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब नोटिस करना और क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे इनके बीच में। तो एलिमेंट्री के बारे में पढ़ना, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, the number of molecules that react, or you can say collide together in the elementary step, is called molecularity of the reaction। ठीक है, तो एक नया वर्ड यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, molecularity of reaction। तो कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा होगी इसका बहुत कम चांस है। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी greater than 3 is rare, because probability of colliding simultaneous, ठीक है, simultaneous collision of 3 or more molecules is very very low। अच्छा, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is the molecularity। ठीक है, अब यहां पर ऑब्जर्व करना, कॉम्प्लेक्स जो केस रहता है जहां पे मल्टी स्टेप मैकेनिज्म रहता है वहां पर कैसा होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, एंड इसमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन ही नहीं करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल स्टेप का मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल स्टेप कैन बी डिफाइंड, बट ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में क्या बोलेंगे हम लोग? not defined। ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है,
अब आप इस चीज को ऑब्जर्व करना, यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड with the help of mechanism and identifying the slowest step. तो हम लोग इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करना क्या बोलना चाहेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 3 हो रहे हैं, ठीक है, एंड ये सब स्टेप कैसे होते हैं, मतलब ये पहला स्टेप हुआ, फिर दूसरा स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा, है ना, और इन सब का अलग अलग टाइम टेकन हो सकता है, ठीक है, इसका टाइम T1 हो सकता है, इसका टाइम T2 हो सकता है, इसका टाइम T3 हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा मान के चलो कि इसको कंप्लीट होने में 1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, इसको कंप्लीट होने में 1 आवर लग रहा है, एंड इसको कंप्लीट होने में 1 मिनट लग रहा है ना। ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ओवरऑल रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा, 1 hour. ओवरऑल रिएक्शन में आप बोलोगे कि इन सबको मैं ऐड कर देता हूं तो उतना टाइम लगेगा, ठीक है, एंड Yes. इसमें अब हम नोटिस कर रहे हैं कि जो स्लो वाला स्टेप है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो हमारा डिसाइड करेगा कि पूरा रिएक्शन कितने टाइम में हो रहा है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं यहां पर, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज dominated by the rate of slowest step, ठीक है। this slowest step, इसको नाम दे देते हैं which is called as rate determining step, ठीक है, RDS। तो अब हम क्या करेंगे, आप नोटिस करोगे आगे हम लोग इस स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर फोकस करेंगे एंड इसकी हेल्प से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेके समझाने का कोशिश करता हूं, ठीक है। हेडिंग का नाम हम लोग लिख देंगे, राइट, इसमें नाम आ जाएगा इसका RDS, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहां पर ऑब्जर्व करना,
In a reaction mechanism, that consists of rapid reversible steps followed by RDS followed by rate determining step, we assume, ठीक है थोड़ा इंग्लिश है अभी पर एक बार मुझे पूरा लिखने दो फिर मैं इसको समझाऊंगा. We assume that the reversible steps stay close to equilibrium only. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ऑब्जर्व करना, मान लो ये रिएक्शन है A2 plus B2 is giving 2AB, ठीक है, एंड इसका ये मैकेनिज्म है, follows this mechanism. क्या मैकेनिज्म है, स्टेप 1 A2 जाता है 2A के अंदर, ठीक है, एंड इसके जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है वो KF एंड KB है, ठीक है, एंड ये रैपिड इक्विलिब्रियम है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है. देन स्टेप 2 होगा A प्लस, ठीक है, जो ये A बना ये B2 के साथ में कंबाइन करके AB प्लस B बनाएगा, इसको मैं K2 बोल देता हूँ, ये स्लो स्टेप है. एंड स्टेप 3 है कि ये जो B बना वो A के साथ कंबाइन होकर वो भी एक AB बना देगा, ठीक है, और ये फास्ट स्टेप है, ठीक है. तो अब आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में, फॉर दिस रिएक्शन डिटरमाइन, देखना क्या क्या चीजें डिटरमाइन करने को बोला जा रहा है आपको, डिटरमाइन रेट एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये आपको इसमें डिटरमाइन करने के लिए बोला जा रहा है. अरे तो अब हम लोग कैसे इसमें प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर ऑब्जर्व करना. तो इसमें हम लोग सबसे पहले RDS डिटरमाइन करेंगे. इसमें RDS कौन सा है, सेकंड स्टेप. सेकेंड स्टेप, राइट. सो RDS इज सेकेंड स्टेप, ठीक है, implies rate of reaction can be written as, ठीक है, almost as the rate of second step, ठीक है. अच्छा, रेट ऑफ सेकेंड स्टेप कैसे लिख सकता हूं मैं, K2 ठीक है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है K2 इंटू A की पावर 1
बी का पावर b2 की पावर 1। ठीक है, अब मैंने पावर में 1 क्यों लिख लिया? क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि फॉर एलिमेंट्री स्टेप, जो इंडिविजुअल स्टेप होता है वो तो एलिमेंट्री होता है ना। और एलिमेंट्री स्टेप के लिए क्या होगा? फॉर एलिमेंट्री स्टेप कोएफिशिएंट इज ऑर्डर, है ना। तो जो कोएफिशिएंट था वही उनका ऑर्डर बन गया। अच्छा, अब यहां पर नोटिस करना, क्या मैं इसको फाइनल आंसर की तरह रिपोर्ट कर सकता हूं? द आंसर इज नो। दिस कैन नॉट बी reported as final rate expression. Why? Because it consists of this intermediate A. ठीक है, this cannot be reported as final rate expression. तो ध्यान से ऑब्जर्व करना यहां पर, because it consists of इंटरमीडिएट an intermediate A. अब ये इंटरमीडिएट क्या बला है, ये होता क्या है? तो इसके लिए एक बार आप ध्यान से फोकस करना। जो हमने अभी ये ऊपर का रिएक्शन देखा, ठीक है, फॉर द above reaction and its mechanism, हमको क्या दिख रहा है? A2 B2 are reactants, AB is product, और बीच में ये जो A और B बने, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? इनको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है और कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारे रिएक्टेंट थे और ये हमारा प्रोडक्ट था। ठीक है, ये जो ए और बी बीच में बन रहे हैं, ये तो कैसे हो रहे हैं? फॉर्म हो रहे हैं और कंज्यूम हो जा रहे हैं। तो दे आर नॉट एक्चुअली रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट, बीच में आए, बने और कंज्यूम हो गए। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा, ठीक है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट को मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ना, क्योंकि आपको रिएक्शन दिया A2 प्लस B2 गिविंग 2AB, और उसमें ये रेट एक्सप्रेशन लिख दिया, तो आप बोलोगे भाई ये A क्या है? ये ना तो रिएक्टेंट है ना तो प्रोडक्ट है, तो ये कैसे अब मैं समझूंगा? तो दैट इज वेयर यहां पर मैंने इसको लिखा दैट दिस कैन नॉट बी रिपोर्टेड एज फाइनल रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ फाइनल rate expression can only have concentration of reactants, products और कैटलिस्ट भी चलेगा। ठीक है, बट नॉट इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट नहीं चलेगा, कैटलिस्ट भी हो सकता है। तो अब यहां पर मुझे काम आएगा RDS अप्रोक्सीमेशन। thus now to substitute A, ठीक है, A जो मेरा इंटरमीडिएट है, we use RDS अप्रोक्सीमेशन। RDS अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने क्या लिया था, उसका इंग्लिश देखो अब काम आएगा,
उसका इंग्लिश क्या था, जो रिवर्सिबल स्टेप है ये इक्विलिब्रियम पर ही रहेंगे, ठीक है। ये रैपिड है ना, रैपिड इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा, अचीव हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको हम के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो इसका मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, रूट ओवर के एफ अपॉन के बी इंटू A2 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था K2 इंटू ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, के एफ अपॉन के बी इंटू A2 इंटू B2। तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू K2 इंटू रूट ओवर के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इंटू A2 की कॉन्सेंट्रेशन 1/2 एंड B2 की कॉन्सेंट्रेशन 1। तो ये मेरा फाइनल रेट एक्सप्रेशन समझ में आएगा, ठीक है। इससे मेरा आंसर क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखना, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए आधा है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A2 विद रेस्पेक्ट टू B2 1 है, राइट। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया आपका 3/2, ठीक है। एंड ओवरऑल रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, K2 इंटू रूट ओवर के एफ बाय के बी। ये मेरा आंसर आया, समझ में आया ये क्या करा, कैसे करा। एक बार फिर से वापस से एक बार बता दो। यस। हाँ, तो देखो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ कि ये जो रिएक्शन है इसका आप ऑर्डर बताओ, ठीक है, और इसका मैकेनिज्म दे दिया। अगर मान लो मैं बोलता कि ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, ठीक है, अगर ये मैं बोल देता कि ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो आप क्या बोलते कि बहुत अच्छी बात है, फिर तो जो कोफिशिएंट है वही ऑर्डर हो जाएगा। तो आप बोल देते कि A2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और B2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, ठीक है, जो मॉलिक्यूलरिटी है वही ऑर्डर रहेगा और कहानी खत्म, एक बार में आंसर आ गया, ठीक है। पर यहां पर अब मैं क्या बोल रहा हूं कि नहीं, ये सिंगल स्टेप वाला नहीं है, इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म मैंने दिया आपको, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइड करी, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको दिया कि ये देखो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये 3 स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, एंड उसके बारे में ये भी इंफॉर्मेशन दिया कि ये रैपिड है, ये स्लो है, ये फास्ट है, ठीक है, टाइम का भी इंफॉर्मेशन दिया। और अब आपको बोल रहे हैं कि आप हमें रेट एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं, अब इसमें मैंने बोला कि सबसे पहले हम लोग स्लोएस्ट स्टेप पे फोकस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आरडीएस ढूंढेंगे, तो आरडीएस हमें समझ में आ गया, सेकंड स्टेप हो गया। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन मैं सेकंड स्टेप की रेट कैसे जैसे लिख सकता हूँ, तो सेकंड स्टेप की रेट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर नोटिस करो ना, सेकंड स्टेप कैसा है, सेकंड स्टेप ये एलिमेंट्री है, तो इसमें जो कोफिशिएंट है, ए का कोफिशिएंट 1 है और B2 का कोफिशिएंट 1 है, वही इनके ऑर्डर हो जाएंगे और मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है। बट अब मैंने क्या बोला कि इसको मैं फाइनल रेट एक्सप्रेशन रिपोर्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये जो ए है ये इंटरमीडिएट है, ये हमारे लिए गड़बड़ है, इसको मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता, राइट। जैसा आपने नोटिस किया ना कि इस रिएक्शन में A2 B2 रिएक्टेंट है और AB प्रोडक्ट है, बट A एंड B जो इंडिविजुअल A और B हैं ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग फाइनल रेट एक्सप्रेशन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये तो बनते हैं और खत्म हो जाते हैं, इनका हम लोग ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे।
तो इसके लिए यहाँ पर ये जरूरी स्टेटमेंट समझा दैट जो फाइनल रेट एक्सप्रेशन होता है उसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट ही अलाउड है, ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। तो अब मुझे ये इंटरमीडिएट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो ए यहाँ पर है इसको मुझे निकालना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे काम आया यहाँ पर, नोटिस करना, अब मुझे काम आया आरडीएस अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये आरडीएस अप्रोक्सीमेशन क्या था, वही मैंने यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में खूब सारे इंग्लिश में दिखाया था, दैट जो भी रिवर्सिबल स्टेप होगा उसको आप मान लोगे कि वो इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, क्योंकि रैपिड स्टेप है ना, रैपिड इक्विलिब्रियम है, तो हम ये मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पर आ गया होगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पर आ गया है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, एंड उसकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए की पावर 2, ए का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 अपॉन A2 का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ 1, है ना। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर कि ये जो मेरा आरडीएस अप्रोक्सीमेशन है उसमें क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट स्टेप एट इक्विलिब्रियम पर है तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड इज इक्वल टू ए की पावर 2 अपॉन A2 की पावर 1। तो यहाँ से ए का वैल्यू मिल गया मुझे, ए का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू मिल गया और उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन किसमें, किसके टर्म्स में आया, रिएक्टेंट के टर्म्स में सिर्फ, तो ये चलेगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं फाइनल एक्सप्रेशन की तरह बोल सकता हूँ। और इसमें मुझे दिख रहा है कि A2 का ऑर्डर हाफ है, B2 का ऑर्डर 1 है, ओवरऑल ऑर्डर 3/2 हो गया। ये समझ में आया अब? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो फिर हम लोग इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके ऊपर मैं थोड़े बहुत और सवाल आपको कराऊंगा एंड थोड़ा इसको डिटेल में और समझेंगे, ठीक है। कुछ डाउट है आप लोगों को, आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करें फिर? चलो ऑल राइट, फिर आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइज।